हेलो एंड वेलकम टू फन लर्निंग। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फन लर्निंग में। फ्रेंड्स, जो हमारी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की सीरीज चल रही है उसमें आज हम एक और महत्वपूर्ण साइकोलॉजिस्ट को लेकर आपके सामने आए हैं। और ये आप जैसा कि आप जानते ही हैं कि ये जो पूरी सीरीज चल रही है स्पेशली फॉर टीचिंग एग्जाम्स, चाहे वो एमपीटेट हो या केबीएस हो, एनबीएस हो, या जितने भी टीचिंग एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं हमारे देश में, उन सभी को लेकर के ये बनाई जा रही है। और आज का जो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है साथियों, इससे अक्सर ही 2-3 क्वेश्चन से पूछे जाते हैं, इसलिए वीडियो को शुरू से लास्ट तक बहुत अच्छे तरीके से देखें, समझें, जानें। और जानकारी पसंद आए तो ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे और हम और भी और अच्छे नए नए वीडियो आपके सामने लेकर आते रहें। साथियों, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमने अपने पिछले वीडियो में आपसे एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा था, जिसका आंसर बहुत सारे बच्चों ने कमेंट करके दिया था। क्वेश्चन ये था कि जो खोज विधि है, या जिसको हम अन्वेषण विधि, ह्यूरिस्टिक मेथड के नाम से भी जानते हैं, उसे किसने दिया था। उसका जो सही आंसर था साथियों, H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग था। और बहुत सारे साथियों ने इसका आंसर कमेंट करके दिया है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, लॉरेंस कोहलबर्ग मोरल डेवलपमेंट। जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये कोहलबर्ग साहब हैं और इनका पूरा नाम लॉरेंस कोहलबर्ग था। और ये एक अमेरिकी साइकोलॉजिस्ट थे। इनके बारे में हम आज पूरा ही डिस्कशन करेंगे। जैसा आप जानते हैं कि लॉरेंस कोहलबर्ग जो प्रमुख रूप से इनकी जो पढ़ाई हुई थी वो यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो से हुई थी। इसके साथ साथ ये प्रमुख रूप से नैतिक विकास, मोरल डेवलपमेंट के लिए जाने जाते थे कि जो नैतिक शिक्षा है बच्चों में कैसे दी जाती है, या किस उम्र के बच्चे किस तरह से नैतिक शिक्षा या मोरल डेवलपमेंट को अपने आप ग्रहण करते हैं या सीखते हैं। कोहलबर्ग साहब जो थे, उन्होंने नैतिक सिद्धांत को, नैतिक विकास का जो उनका सिद्धांत था उसको अवस्था सिद्धांत भी कहा है। अच्छा, अवस्था सिद्धांत क्यों कहा? वो इसलिए कहा इन्होंने क्योंकि जो बच्चे होते हैं अलग अलग स्टेजेस में, अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग तरीके से सीखते हैं। इन्होंने जो प्रमुख रूप से जो बच्चों के ऊपर रिसर्च किया, अध्ययन किया, तो 10 से 16 वर्ष के बच्चे जो थे, हालांकि 16 वर्ष से ऊपर के बच्चों के ऊपर भी इन्होंने एनालिसिस किया है, पर प्रमुख रूप से 10 से 16 वर्ष के बच्चों के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने विश्लेषण किया है। लगभग 72 सैंपल्स, बच्चों के लगभग 72 सैंपल इन्होंने लिए और पाया कि जब बच्चों या बालकों में नैतिक संघर्षों का सामना करना पड़ता है तो उनकी जो रीजनिंग है, तार्किकता है, अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। जब नई नई कंडीशंस सामने बच्चों को क्रिएट होती हैं तो वो नए तरीके से सोचते हैं। और इस तरह इन्होंने लगभग 72 बच्चों के ऊपर अपना सैंपल लिया और एनालिसिस किया। इनके नैतिक डेवलपमेंट में जो सबसे महत्वपूर्ण नाम आया है वो आया है हेंज। इन्होंने एक हेंज डिलेमा दिया, और हेंज एक प्रमुख रूप से एक व्यक्ति थे, इनका एक जर्मन व्यक्ति थे, और उनके नाम पर ही यह डिलेमा दी गई थी। एक्चुअल में हुआ क्या था कि जो हेंज थे, इनके सामने एक ऐसी कंडीशन आ गई कि इनकी जो वाइफ थी वो कैंसर से जूझ रही थी, कैंसर बीमारी से परेशान थी। और दवाई का जब इनको पता चला कि कैंसर की जो दवाई है, जो मेडिसिन है, वो अब डेवलप हो गई है, बन गई है, तो जिन साइंटिस्टों ने उस दवाई को बनाया था या जिन डॉक्टरों ने उसको बनाया था, तो उन्होंने उसका रेट 10 गुना कर दिया था। अब जब 10 गुना कर दिया, सपोज करिए कि 1 रुपए की दवाई है, अब अभी उन्होंने मैन्युफैक्चर किया तो 10 रुपए कर दिया। अब हेंज साहब के पास जो है तो 10 रुपए थे नहीं, तो इन्होंने अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, सभी से अरेंज किया, तो मैक्सिमम ये 5 रुपए तक अरेंज कर पाए। ये हम एज एग्जाम्पल बता रहे हैं ना, एक 10 रुपए का नॉर्मल एग्जाम्पल ले रहे हैं, आप समझ लें। तो अब इनके सामने दुविधा हो गई कि अब मैं क्या करूं। अब मैं अपनी वाइफ को बचाऊं तो या तो चोरी करूं या तो उस दवाई को लूं, क्योंकि अब वो जो डॉक्टर है वो तो मान नहीं रहा। तो फाइनली इन्होंने इनके सामने एक महत्वपूर्ण दुविधा यही थी कि ये अपनी वाइफ को बचाए कि चोरी करे। तो फिर इन्होंने ये डिसाइड किया, अपनी नैतिक तर्क का उपयोग किया और ये डिसाइड किया कि मैं अपनी बीवी को बचाऊंगा, और फाइनली ये दवाई जो है तो चुरा कर ले आए और अपनी बीवी को बचाए। तो ये एक डिलेमा थी, हेंज डिलेमा। अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हेंज डिलेमा किससे रिलेटेड है, तो ये आपको बताना पड़ेगा कि नैतिक तर्क से ये रिलेटेड है। लॉरेंस कोहलबर्ग ने बताया कि बालक अपनी विकास की अवस्था में 3 स्तरों, 3 स्टेजेस या 3 लेवल्स में होते हैं, और जो 3 लेवल्स होते हैं उनमें 6 अवस्थाएं होती हैं, 6 स्टेजेस आगे आपकी बन जाती है। 3 स्तरों में से 6 अवस्थाएं होती हैं। इनको ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि लॉरेंस कोहलबर्ग साहब ने कितने लेवल्स दिए हैं, कितने स्तर दिए हैं। तो
तो आपको बताना है 3 लेवल्स। और यदि आपको पूछा जाता है कितने स्टेजेस हैं, कितनी अवस्थाएं हैं, तो आपकी स्टेजेस हो जाएंगी 6। जैसे कि आप देख सकते हैं लेवल 1 है, स्टेज 1, स्टेज 2, हर लेवल में 2 स्टेजेस हैं। फर्स्ट है प्री कॉन्वेंशनल मॉरलिटी या प्री कॉन्वेंशनल लेवल, जिसको हम पूर्व परंपरागत स्तर भी कहते हैं। सेकेंड है लेवल 2 कॉन्वेंशनल मॉरलिटी या कॉन्वेंशनल लेवल, जिसको हम परंपरागत लेवल कहते हैं। और थर्ड है आपका लेवल 3 पोस्ट कॉन्वेंशनल मॉरलिटी या पोस्ट कॉन्वेंशनल लेवल, जिसको हम पश्चिम परंपरागत स्तर या लेवल कहते हैं। और सभी में साथियों 2-2 स्टेजेस हैं, और ये स्टेजेस आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं, जिनके बारे में हम आगे चर्चा आपसे करेंगे। चलिए नंबर 1 पे देखते हैं पूर्व परंपरागत स्तर, या इसको हिंदी में और भी कहते हैं प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। इंग्लिश में जैसा हमने अभी आपसे बताया कि प्री कॉन्वेंशनल लेवल या प्री कॉन्वेंशनल मोरालिटी। साथियों जो ये स्टेज, ये जो लेवल होता है, फर्स्ट लेवल जिसको हम बोलते हैं, इसमें 4 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष के बच्चों को शामिल किया गया है। उन्हीं के ऊपर इसमें स्टडी की गई है। और इस अवस्था में बच्चों की जो नैतिक तर्कणा होती है, या यूं कहें कि जो मोरल रीजनिंग होती है, वो दूसरे लोगों के मानकों स्टैंडर्ड्स पर निर्धारित रहती है। जैसा चला आ रहा है सिस्टम, जो चला आ रहा है उसी को हम देखते हैं, समझते हैं और करते हैं। हमारा अपना खुद का कोई भी दिमाग नहीं लगाते हैं बच्चे, ठीक है ना। इसी के साथ साथ इस अवस्था में बच्चे सही या गलत का निर्णय अपने आप नहीं लेते हैं, बल्कि जो सोसाइटी के द्वारा बता दिया जाता है, जो समाज के द्वारा बता दिया जाता है, उसे ही वो सही मान लेते हैं, ठीक है ना। तो ये ऐसा मान लें कि प्री कॉन्वेंशनल लेवल, प्री वर्ड से ही आपको स्पेसिफाई होता है कि जो पहले से ही चला आ रहा है। ओके, इसमें 2 लेवल्स हैं साथी, 2 स्टेजेस हैं, 2 अवस्थाएं हैं। जो प्री कॉन्वेंशनल लेवल है या फर्स्ट लेवल है, उसमें 2 स्टेजेस हैं। और पहला है पुरस्कार एवं दंड एवं आज्ञाकारिता उन्मुखता, इसको हिंदी में बोलते हैं ओबीडियंस एंड पनिशमेंट। अब यदि हम बात करते हैं साथियों ओबीडियंस एंड पनिशमेंट की, तो इस अवस्था में बच्चे दंड से दूर रहना ही ठीक समझते हैं। ये समझते हैं कि हमको दंड नहीं मिले, हमको डांट नहीं मिले, बल्कि इस स्टेज में साथियों जो बच्चे अच्छे कार्य करते हैं उनको रिवार्ड दिया जाता है, ओबीडियंस दिया जाता है, सम्मान दिया जाता है, और जो गलत काम करते हैं उनको दंड दिया जाता है। इसलिए बालकों का ये मानना होता है कि हमको दंड से बचना है। जो छोटे बच्चे होते हैं, आप भी देखते हैं कि कोशिश ये करते हैं कि उनको दंड नहीं मिले। ये जो स्टेज होती है, इसमें जनरली अपने बड़ों, प्रमुख रूप से मम्मी पापा, उनके प्रति जो है तो सभी बच्चे जो है बहुत ही सम्मान या रिस्पेक्ट दिखाते हैं। नेक्स्ट स्टेज की बात करें यदि हम प्री कॉन्वेंशनल की, तो ये है पर्सनल रिओरिएंटेशन या इंस्ट्रूमेंटल पर्पस या म्यूचुअल ओरिएंटेशन, साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुखता। अब साथियों यदि हम इस स्टेज की बात करते हैं, तो बच्चों में बदले की भावना होती है। जैसे जस्ट लाइक टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। आपने हमको 2 रुपए दिया, हम आपको 2 रुपए लौटा देंगे, या आपने हमको कोई बात बोली, हम आपको उसी तरह बात बोलेंगे। तो ये जो स्टेज होती है साथियों, टिट फॉर टैट या बार्टरिंग की स्टेज होती है। इट मीन्स की अदला बदली की स्टेज होती है। और इसमें ये जो स्टेज होती है, इसमें बहुत ही भाव मजबूत होता है। भाव इट मीन्स की जो एक्सप्रेशंस होते हैं बहुत तीव्र होते हैं, इसलिए कि आप जैसा बोलेंगे आपको रिप्लाई भी वैसा ही मिलेगा। तो ये थी हमारी प्री कॉन्वेंशनल लेवल, पूर्व परंपरागत स्तर, जिसमें हमने 2 बातें, आप 2 पॉइंट्स में, 2 स्टेजेस में हमने आपसे डिस्कशन किया, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, पुरस्कार एवं दंड, एंड पर्सनल रिओरिएंटेशन या म्यूचुअल ओरिएंटेशन, साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुखता। चलिए नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं, मोरल कोहलवर साहब के कॉन्वेंशनल लेवल या कॉन्वेंशनल मोरालिटी, परंपरागत स्तर या रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। तो साथियों जैसे अभी हमने अपने पिछले लेवल में देखा कि लगभग 4 से 8 वर्ष या 4 वर्ष तक के बच्चे होते हैं। अब इसमें जो होता है कि इस अवस्था में 10 से 13 वर्ष तक के बच्चों को शामिल किया जाता है, या जो स्टडी की गई वो 10 से 13 वर्ष के बच्चों के ऊपर की गई। इस अवस्था में जो परंपराएं चली आ रही है बच्चे उसी को मानते हैं। पहले स्टेज में तो कुछ जानते ही नहीं थे, जैसा हो गया वही हो गया, लेकिन इसमें जो चली आ रही है वही मानते हैं। और इसमें प्रमुख रूप से जो होता है तो दूसरों की हेल्प करने की कोशिश करते हैं, सभी क्रियाओं को सही समझता है जिनसे वो दूसरों की मदद हो सके, ठीक है ना। इसके अंदर भी 2 स्टेजेस आती है। पहला है गुड बॉय नाइस गर्ल, अच्छी लड़की अच्छा लड़का। इसका मतलब ही यही है साथियों कि जो इस अवस्था में जो बच्चे होते हैं 10 से 13 साल के उम्र के, उनको अप्रिसिएशन पाने की बहुत ही ललक रहती है, तारीफ, शाबाशी, स्वीकृति। आप यदि उनको बहुत अच्छा बोलेंगे तो बहुत ही खुश हो जाते हैं, है ना। तथा
वो अस्वीकृति से दूर रहने का अभिप्रेरण इनमें तीव्र होता है। ये कोशिश करते हैं कि इनको कोई भी गलत नहीं कहने पाए, इसलिए अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, बेहतर बनने की कोशिश करते हैं, गुड डिसिप्लिन दिखाते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। कॉन्वेंशनल लेवल में साथियों सेकेंड स्टेज आती है लॉ एंड ऑर्डर, लीगल ओरिएंटेशन, नियम और कानून। जैसा कि आप जानते हैं कि जो सोसाइटी में नियम या अनुशासन बनाए जाते हैं वो नियम एज इट इज़ होते हैं। बच्चों को ये समझाया जाता है कि नियम बनाकर ही रहना है, कोई भी गलत काम नहीं करना है, आपको जो लॉ एंड ऑर्डर बता दिया गया है समाज में, परिवार में, उनको आपको फॉलो करना है। तो साथियों ये था कॉन्वेंशनल लेवल। कॉन्वेंशनल लेवल में एक तो हो गया गुड बॉय एंड नाइस गर्ल, टिट फॉर टैट, एप्रिसिएशन की ललक जिनमें रहती है, और दूसरा हो गया लॉ एंड ऑर्डर, लीगल ओरिएंटेशन, जिसमें ये बता दिया जाता है कि जो नियम है उन्हीं को आपको फॉलो करना है। और इसके साथ ही साथ साथियों आता है थर्ड लेवल। थर्ड लेवल है पोस्ट कॉन्वेंशनल लेवल, जिसको हम पश्च परंपरागत स्तर या उत्तर रूढ़िगत नैतिकता का स्तर भी कहते हैं। तो इस अवस्था में प्रमुख रूप से साथियों 13 साल से लेकर के 16 साल के बच्चों को शामिल किया गया है, या 16 साल के आगे भी ये स्टेप इसको मूव ऑन किया गया है। और ये जो स्टेज होती है इसमें बच्चे खुद की अपनी नैतिक आचरण नियंत्रण में होता है और सही तथा गलत का निर्णय खुद करते हैं। कुल मिला के ऐसा मान लीजिए कि इसमें जो चिल्ड्रन होते हैं, जो बालक होते हैं, चूँकि बड़े हो जाते हैं, है ना, एडोलसेंस स्टेज में आ जाते हैं, तो वो सेल्फ डिसीजन लेते हैं। उनका खुद का जो दिमाग होता है वो भी ये अच्छे तरीके से फॉलो करने लगते हैं, और सही या गलत क्या है उसका डिसीजन खुद लेते हैं। जहाँ उनको उचित लगता है वहाँ वो चेंज करते हैं। ने जो मॉरलिटी का लेवल होता है वो एकदम हाई लेवल पे होता है, उच्च स्तर पे होता है, क्योंकि एडोलसेंस स्टेज स्टार्ट हो जाती है। और इस स्टेज में भी इस लेवल में भी दो स्टेजेस आपको सामने आती है। पहला ये होता है कि सामाजिक अनुबंध उन्मुखता, सोशल कॉन्टैक्ट ओरिएंटेशन। अब सोशल कॉन्टैक्ट ओरिएंटेशन की यदि हम बात करते हैं तो बच्चे या यूं कह दे कि जो एडोलसेंस होते हैं, किशोर होते हैं, इंडिविजुअल बेस तथा नियमों का आदर करते हैं और डेमोक्रेटिकली प्रजातांत्रिक रूप से जो मान्य होते हैं उनको ये फॉलो करते हैं। यहाँ बच्चे यह भी विश्वास करते हैं कि समाज का कल्याण तभी होगा जब उसके सदस्य समाज के रूल्स को, नियमों को आदरपूर्वक पालन करेंगे या मानेंगे। भाई बहुत सिंपल सा थॉट है, यदि हम रूल को तोड़ेंगे तो फिर कैसे सारे नियम कानून चल पाएंगे, कैसे हमारे सोसाइटी के जो लॉज बनाए गए हैं वो कैसे फॉलो हो पाएंगे। तो नियमों को बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करना होता है और इसमें यही आपको बताया जाता है। पोस्ट कॉन्वेंशनल लेवल में सेकेंड स्टेप आती है सार्वत्रिक नीतिपरक सिद्धांत उन्मुखता या यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। अब यदि साथी हम इस स्टेज की बात करते हैं तो बच्चे किशोर दूसरों के विचारों तथा नैतिक प्रतिबंधों से स्वतंत्र हो जाते हैं और अपनी जो इंटरनल स्टैंडर्ड से, जो खुद के आंतरिक मानक बनाते हैं, और या जो भी उनके माइंड में विचार आते हैं उनको वो फॉलो करते हैं। सामाजिक स्तर हाईएस्ट सोशल लेवल का उच्चतम अवस्था ये होती है। इसमें जो थॉट्स प्रोसेस होती है बिल्कुल एकदम हाई लेवल पे होती है, और इस अवस्था में मानवता की बेहतरी के लिए फॉर ह्यूमैनिटी जो भी पॉसिबल होगा बच्चे करने के लिए तैयार होते हैं। इवन वो अपनी जान पर भी खेल जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो साथियों ये हाई लेवल होता है, एकदम उच्च स्तर होता है, जिसमें खुद का डिसीजन होता है, खुद से बच्चे सोचते हैं, उनके अंदर जो भी थॉट्स विचार उत्पन्न होते हैं उनको फॉलो करते हैं और आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। इस तरह से साथियों टॉपिक भले ही छोटा हो लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, और इससे अक्सर ही 2 से 3 क्वेश्चंस आपके किसी भी टीचिंग एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, क्योंकि लॉरेंस कोहलबर्ग का जो नैतिक विकास का सिद्धांत है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें ये प्रमुख रूप से पूछा जाता है कि इन्होंने कितने लेवल्स दिए हैं नैतिक विकास में, और प्रत्येक लेवल में कितनी स्टेजेस दिए हैं, या यूँ कह दे कि इन्होंने अपने 3 लेवल्स में 6 स्टेजेस दिए हैं। चलिए बिना देरी किए हुए पहुंचते हैं अपने इंपॉर्टेंट टेस्ट की तरफ। और जैसा कि हमने अभी पूरा अपना डिस्कशन देखा है, और उस पूरे डिस्कशन में जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन निकल करके आते हैं वो हम आपके सामने लेकर के आते हैं, और ये तय करते हैं कि हमने कितना अच्छे तरीके से इस टॉपिक को समझा, जाना, और हमें और भी कितना अच्छे से समझने की जरूरत है। देखते हैं पहला प्रश्न, लॉरेंस कोहलबर्ग किस देश के थे? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है साथियों, जैसा हमने आपसे शुरू में ही इसके ऊपर डिस्कशन किया है। ऑप्शन फिर भी आपको दिखना चाहिए, स्विट्जरलैंड, जापान, रशिया, जिसको हम रूस के नाम से भी जानते हैं। रसिया पहले कहा जाता था, अब रूस कहा जाता है, ठीक है ना।
और फोर्थ है यूएसए या अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो साथियों जो कोहलबर्ग साहब थे वो रशिया के थे और इसीलिए ये आपका 1 नंबर बिल्कुल सही हो जाता है। और इसी तरह से हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर, विच लेवल, नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है। अब साथियों यदि हम बात करें कि जिसमें बिल्कुल भी नैतिकता का स्तर जो है तो जागरूक नहीं होता है या एक्टिव नहीं होता है, तो आप ये जानते हैं कि जो पहला लेवल है, लेवल फर्स्ट है, जिसको हम प्री कॉन्वेंशनल लेवल कहते हैं, वही होता है। ऑप्शन तो और भी आपके सामने है, सेकंड लेवल है, थर्ड लेवल है, फोर्थ लेवल है, लेकिन जो लेवल फर्स्ट है वही इसका सही आंसर होता है। जैसा कि आप जानते हैं साथियों कि इस लेवल में बच्चे बहुत छोटे होते हैं, उनको अपनी समझ नहीं होती है और जो भी चीजें मम्मी पापा बता देते हैं उसी को वो मान लिया जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर कि कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है। अब ऐसा समझ लें कि जो कोहलबर्ग ने सिद्धांत दिया है उसमें उनका क्या योगदान है या किस पॉइंट पे सबसे सटीक बैठता है, तो आपको ध्यान से देखता है। इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रियाएं हैं, नंबर 1 है। सेकेंड नंबर पे है यह नैतिक तर्क, मोरल रीजनिंग और एक्टिविटी कार्रवाई के बीच एक स्पष्ट रिलेशन या संबंध स्थापित करता है। उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक होते हैं। या नंबर 4 है उनके सिद्धांत से अकॉर्डिंग टू देयर थ्योरी संज्ञानात्मक कॉग्निटिव परिपक्वता, मैच्योरिटी और नैतिक परिपक्वता, मोरल मैच्योरिटी के बीच एक सहयोग का समर्थन होता है। तो साथियों मुझे ऐसा लगता है कि सबसे सटीक आंसर यही है और आपको भी समझ में ही आ गया होगा। तो इनका जो आंसर जाता है वो यही है कि संज्ञानात्मक परिपक्वता, कॉग्निटिव मोरलिटी या मैच्योरिटी और साथ ही साथ में जो नैतिक की रीजनिंग है, मोरल नैतिकता है, उनके बीच में एक कोरिलेशन ये बनाते हैं। इनका जो सिद्धांत है वो सिद्धांत ये बनाता है। ठीक है ना। चलिए प्रश्न नंबर 4 को देखते हैं। कोहलबर्ग के अनुसार अच्छा लड़का, अच्छी लड़की किस लेवल में आते हैं। गुड बॉय, नाइस गर्ल, जैसा कि हमने आपसे ऊपर चर्चा की हुई थी, और ये एक स्टेज है, अवस्था है, तो ये किस लेवल के अंतर्गत आता है इसको आपको बताना है। जैसे कि हमने आपसे 3 लेवल्स बताए हैं। फर्स्ट प्री कॉन्वेंशनल पहला है, दूसरा है कॉन्वेंशनल, थर्ड है पोस्ट कॉन्वेंशनल, और ये तो स्टेज है रिवार्ड एंड ओरिएंटेशन। तो साथियों इसका जो सही आंसर निकल करके आता है वो आपको पता चल गया होगा यदि आपने अच्छे तरीके से देखा है। तो इसका और कोई ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नंबर है आपका सेकंड, परंपरागत स्तर या कॉन्वेंशनल लेवल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं। नैतिक दुविधा या मोरल डिलेमा और नैतिक तर्कणा या मोरल रीजनिंग किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था, किस मनोवैज्ञानिक या साइकोलॉजिस्ट ने दिया था। देयर आर 4 ऑप्शंस प्रेजेंट ऑन योर स्क्रीन। जीन पियाजे, W.H. किलपैट्रिक, लॉरेंस कोहलबर्ग एंड वाइगोट्स्की। तो साथियों अभी हम बहुत देर से कोहलबर्ग जी के बारे में ही चर्चा कर रहे थे, तो बिना देरी की इनका आंसर यही हो जाता है कि इन्होंने ही जो है तो नैतिक दुविधा या मोरल डिलेमा के बारे में बताया था। और आपको याद आ गया होगा कि इनकी जो मेन थी वो हेंज साहब थे, जो जर्मनी से बिलोंग करते थे, और इनकी हेंज की वाइफ का नाम था क्लेरा, और क्लेरा कैंसर से जूझ रही थी। तो इन्होंने फिर नैतिक तर्कण यूज की और इन्हें ये मजबूरी में जाकर के दवाई को चुरा कर ले आए और अपनी वाइफ को बचाने का काम किया। ठीक है, क्योंकि ये पैसे जुटा नहीं पा रहे थे और जो डॉक्टर था, ये जो साइंटिस्ट थे, वो अपनी मेडिसिन का रेट 1 से लेकर के 10 गुना तक ज़्यादा बढ़ा दिए थे। इसलिए इनके सामने एक बहुत ही बड़ी दुविधा उत्पन्न हो गई, डिलेमा आई, और ये मोरल डिलेमा आई। तो फिर इन्होंने ये तय किया कि हमको भाई अपनी वाइफ को ही बचाना, चाहे कुछ भी हो जाए। हालांकि वो गलत था, दंड और अनुपालन उनको बाद में मिला होगा, पर फिर भी जो सामने सही दिखाई दिया उन्होंने वैसा स्टेप लिया। तो मोरल डिलेमा, नैतिक दुविधा और नैतिक तर्कणा, मोरल रीजनिंग का जो ऑब्जेक्ट था वो लॉरेंस कोहलबर्ग ने ही बताया था। चलिए प्रश्न नंबर 6 को मूव करते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कैसे कर सकता है। अब साथियों ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आपके खुद की मैं समझ का क्वेश्चन है कि जो बच्चे होते हैं, टीचर क्या करे कि उनमें नैतिक मोरलिटी या नैतिकता आ जाए। अब 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए, इस पर कठोर निर्देश देकर, कठोर निर्देश दे, डंडा लाठी उठा के दे कि ऐसा ऐसा करो, और फिर हो तो ऐसा तो होना नहीं चाहिए मेरे ख्याल से, आप भी समझिए। धार्मिक शिक्षा देकर,
भाई अब कोई सन्यासी और अघोरी तो बनाना नहीं है कि धार्मिक शिक्षा दिया जाए, है ना। व्यवहार के स्पष्ट नियम बताकर नियम लिखवा दे कि ऐसा उठना है, ऐसा सोना है, ऐसे जागना है, तो ये भी कोई सटीक मेरे ख्याल से नहीं लग रहा है। आपके हिसाब से लगे तो आप समझ सकते हैं। और नंबर 4 है नियम मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। हाँ, ये एक बहुत ही सार्थक एनर्जेटिक आंसर आता है कि भाई आप जब किसी से चर्चा करेंगे, बच्चों को आप चर्चा में, डिस्कशन में शामिल करेंगे, तो वो अपने मन के विचारों को रखेंगे, उनकी जो दुविधाएं हैं, उनकी जो दिक्कतें हैं वो आपको बताएंगे, तो मोरालिटी का उनके अंदर विकास होगा, नैतिकता का विकास होगा। इसलिए हमेशा ही साथियों बच्चों को चर्चा में शामिल करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट नंबर पे पहुंचते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? चिंतन प्रक्रिया, अब चिंतन है, जैसा आप समझ रहे हैं कि सोचना है, तर्क लगाना है, दिमाग लगाना है, तो इसका आंसर आपको समझ में आ जाना चाहिए। सहयोग की नैतिकता, कोऑर्डिनेशन, दुविधा, डिलेमा, नैतिक पदार्थवाद या नैतिक तर्कणा, मोरल रीजनिंग। तो साथियों आपको बहुत सिंपल तरीके से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि इसका जो सही आंसर है वो नैतिक तर्कणा है, मोरल रीजनिंग है। बच्चे जब सोचते हैं, समझते हैं, तो ही सही और गलत के बारे में डिसीजन ले पाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है? बायस क्या है साथियों? एक जो प्रमुख आलोचना है उनके सिद्धांत की वो क्या है, तो उसके बारे में हमको आपको चर्चा करना है कि कोहलबर्ग ने बिना किसी अनुभूति मुलाकात का सिद्धांत प्रस्तुत किया। इन्होंने नैतिक विकास की स्पष्ट अवस्थाओं का उल्लेख नहीं किया। कोहलबर्ग ने प्रस्ताव दिया कि नैतिक तार्किकता विकासात्मक है, या कोहलबर्ग ने पुरुषों एवं महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं का महत्व नहीं दिया। तो साथियों इसका जो सही आंसर वो यही है, क्योंकि इन्होंने जो है तो सबसे ज़्यादा बच्चों के ऊपर फोकस किया है, इन्होंने लेडीज़ को या बच्चियों को ध्यान नहीं दिया है, इसलिए ये जेंडर बायस की ओर ले जाते हैं और ये सिर्फ एक सिद्धांत को फॉलो करते हैं और वो बालकों के ऊपर फोकस करते हैं। थोड़ा सा अब बात आती है कि जब इन्होंने जेंडर बायस के ऊपर ध्यान दिया तो भाई देख ही लेते हैं, चलिए डिस्कस कर लेते हैं। तो कोहलबर्ग के जो सिद्धांत की सीमाएं हैं या जो आलोचना है, क्रिटिसिज्म है, लिमिटेशन क्रिटिसिज्म ऑफ कोहलबर्ग्स मोरल डेवलपमेंट, वो जरूर हमको देख लेते हैं और वो इस प्रश्न को समझने के बाद और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो साथियों जो ये सिद्धांत इन्होंने दिया, तो इसकी सीमा प्रमुख रूप से यह है कि ये वास्तविक व्यवहार की अवस्था की अपेक्षा ज़्यादा फोकस मॉरलिटी पर देता है, तार्किकता पर देता है। आप जितना तर्क लगाएंगे, जितना सोचेंगे, उतना ही आगे बढ़ेंगे, ये इस बात पे ध्यान देता है। तो हमारी जो जनरल प्रोसेस है, जो सामान्य व्यवहार है, उस पर ये फोकस नहीं करता है। साथ ही साथ में इनकी एक शिष्य थी, स्टूडेंट थी, कोरल गिलिगन। इन्होंने कहा कि ये सिर्फ पुरुषों पर ही ध्यान देते हैं, मेल पर ध्यान दिया गया है, महिलाओं पर, लेडीज पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया है। इसलिए इनके नाम पे इनकी आलोचना कोहलबर्ग साहब की, गिलिगन जी के द्वारा की गई। इसमें जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर बायस को बढ़ावा दे रहा। भाई यदि आप सिर्फ मेल या बॉयस को ध्यान देंगे तो फीमेल कहाँ जाएंगे, उनके बारे में भी तो आपको चर्चा करना चाहिए था, ठीक है ना। तो ये इनकी कमियां थी। कोहलबर्ग का सिद्धांत वास्तव में बहुत ही लिमिटेड है, सीमित है, क्योंकि बालक विभिन्न अवस्थाओं में अपने नैतिक निर्णयों के लिए काफ़ी सीखते हैं, लेकिन उनके कार्यों में विभिन्नता भी होती है। तो इस तरह साथियों इनके सिद्धांत की लिमिटेशंस थी, जो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। और इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन पहुंच जाते हैं कि कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किए हैं क्या संज्ञानात्मक विकास के चरण, नैतिक विकास के चरण, शारीरिक विकास के चरण या संवेगात्मक विकास के चरण। तो साथियों बहुत सिंपल से इसका आंसर आपके सामने निकल करके आता है कि उन्होंने जो प्रस्तुत किया है वो आपको प्रस्तुत किया नैतिक विकास के चरण, लेवल ऑफ मोरालिटी। और इसी के साथ हम पहुंचते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे कि कोहलबर्ग ने पश्च परंपरागत स्तर, पोस्ट कॉन्वेंशनल लेवल में किस आयु वर्ग के बच्चों को शामिल किया है। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है, 4 से 10 वर्ष, 6 से 12 वर्ष, 10 to 13 ईयर्स या 13 वर्ष से अधिक। तो इसका जो सही आंसर है साथियों, जो पोस्ट कॉन्वेंशनल लेवल है उसमें 13 वर्ष से ज़्यादा के बच्चों को शामिल किया है, और जो एडोलसेंस स्टेज में शामिल हो जाते हैं या आ जाते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। और बिना देरी के अपने हम आज के क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि नैतिकता, मोरालिटी का सबसे उच्च स्तर, हाई लेवल किस स्टेज में होता है। इसका आंसर आपको कमेंट करके देना है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में टॉपिक आया होगा और आप इसका आंसर ज़रूर कमेंट करके देंगे।
साथियों, हमारी जानकारी पसंद आए, एफर्ट पसंद आए तो हमारे आप सोशल मीडिया हैंडल्स को जरूर ज्वाइन करें। फेसबुक पेज है फन लर्निंग के नाम से, इंस्टाग्राम में अनूप कुमार 1112 और टेलीग्राम में जहां पर हम सारे ही पीडीएफ वीडियोस को अवेलेबल कराते हैं, आप वहां पर हमको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों साथियों को, ताकि आप जो जानकारी ले रहे हैं आपके साथी घर वाले भी उसको अच्छे तरीके से फॉलो कर पाएँ। बी ऑलवेज पॉजिटिव एंड थैंक यू।